हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे डिस्कस प्रैक्टिस सेट 16 ऑफ फिजिक्स एमसीक्यूज। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ बैच सेकंड ईटीटी का जो सेकंड पेपर है उसका स्टार्ट हो चुके हैं। सेकंड बैच लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल हैं एंड इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप इस गिवन नंबर के ऊपर हमें कॉल कर सकते हैं। सो या लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। तो फर्स्ट है हमारे पास द अमाउंट ऑफ द फोर्स exerted on a unit positive charge in an electric field is known as। तो वो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि द अमाउंट ऑफ, ये पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो डेफिनेशन दे रखी है। तो अमाउंट ऑफ फोर्स exerted on a unit positive charge, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट होता है इन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लिंक्ड विद द एरिया है ना, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो वो फोर्स नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी नहीं हो सकता क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन। इट इज नॉट अ फोर्स बट इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स तो ये तो कोई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसा नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन की द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय अ नेगेटिव चार्ज। डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं क्रिएटेड बाय नेगेटिव चार्ज। तो देखो क्या है, पॉजिटिव ये है, नेगेटिव ये है। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड्स आउटवर्ड्स जा रही हैं, ठीक है, और नेगेटिव के इनवर्ड्स जाती हैं, है ना, नेगेटिव के अंदर आती हैं। पॉजिटिव नेगेटिव होती है ना डायरेक्शन, तो नेगेटिव के इनवर्ड्स हैं, पॉजिटिव के आउटवर्ड्स हैं। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया क्रिएटेड बाय नेगेटिव चार्ज। तो डायरेक्शन डायरेक्टेड आउटवर्ड्स, डायरेक्टेड टूवर्ड्स, मे बी आउटवर्ड्स, और मे बी ये तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, सर्कुलर इन शेप ये भी नहीं हो सकता। तो डायरेक्टेड आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स जाती है पॉजिटिव से और इनवर्ड्स आती हैं, टूवर्ड्स आती हैं नेगेटिव के। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दैट डायरेक्टेड टूवर्ड्स द चार्ज। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर एट अ डिस्टेंस आर। यहाँ पे पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर एट अ डिस्टेंस आर इज गिवन बाय प्रोपोर्शनल टू आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर इसका एक्सप्रेशन आपको पता तो उसके अंदर जो आर स्क्वायर है, मतलब जो ई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर था, अगर हम यूनिफॉर्मली होलो चार्ज स्फीयर की बात करते हैं तो। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डाइवर्ज फ्रॉम। तो मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो किससे डाइवर्ज हो रही है? डाइवर्ज फ्रॉम, ठीक है, किससे आ रही है मतलब बेसिकली। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये कुछ इस तरह से आती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव है ना। डाइवर्ज और कन्वर्ज, कन्वर्ज मतलब आना, तो नेगेटिव साइन पे वो आ रही हैं टूवर्ड्स, और पॉजिटिव मतलब डाइवर्ज कर रही हैं, तो पॉजिटिव चार्ज निकल रही है किसी से बाहर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट है गॉस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर। जो गॉस लॉ है वो किसके लिए एप्लीकेबल है? पॉइंट चार्ज, शीट चार्ज, लाइन चार्ज, पॉइंट शीट एंड लाइन चार्ज। तो गॉस लॉ तीनों के लिए एप्लीकेबल है। हमने ये तीनों की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, पॉइंट शीट एंड लाइन, ठीक है, तीनों के लिए ही था, पॉइंट चार्ज के लिए भी, शीट चार्ज के लिए भी, लाइन चार्ज के लिए भी। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज अ फंक्शन ऑफ। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है वो किस चीज का फंक्शन है? वॉल्यूम, चार्ज, करंट, वोल्टेज। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, इट इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। नेक्स्ट है when the force on 2 coulomb due to the fixed charge 4 coulomb is 2 newton, the electric field at the charge of 2 coulomb is। तो देखो इसके अंदर क्या बोल रखा है कि फोर्स 2 कूलम चार्ज के ऊपर जो फोर्स है ड्यू टू फिक्स चार्ज 4 कूलम, वो इतना है। 2 कूलम चार्ज के ऊपर 4 कूलम चार्ज के वजह से जो फोर्स है वो 2 न्यूटन है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द चार्ज ऑफ 2 कूलम, तो 2 कूलम के ऊपर, 2 कूलम चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी? तो ऑब्वियसली 2 कूलम चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऑब्वियसली 4 कूलम चार्ज की वजह से होगी ना, क्योंकि 4 कूलम यहाँ पे फिक्स चार्ज है। ठीक है, और यू कैन से कि 2 कूलम चार्ज के ऊपर जो लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है वो किसी और चार्ज की वजह से होगी ना, क्योंकि हमने उस पे निकालनी की, उस पे उसकी वजह से नहीं, उस पे। ठीक है, तो 4 कूलम चार्ज की वजह से होगी। तो बेसिकली यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला होता है फोर्स का, क्योंकि यहाँ पे फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों है। तो F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। सिमिलरली E इज इक्वल्स टू
के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो, ये वाली जो सारी चीज है इसको तो मैं ई लिख सकती हूँ, है ना, क्योंकि के क्यू वन बाई क्यू टू, के क्यू वन बाई आर स्क्वायर, वही के क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी कि ऑब्वियसली 4 कूलम क्यू है ना, वही 4 कूलम की चार्ज की वजह से यहाँ पे होगी। तो इसको मैं एफ इज इक्वल्स टू ई क्यू, ये सारा ई वाला है, ठीक है, ई क्यू टू लिख सकती हूँ। फोर्स मेरे पास कितना दे रखा है, 2 न्यूटन। इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालनी है, तो यहाँ पे जो क्यू टू है वो भी 2 है, ठीक है, क्यू टू यहाँ पे 2 है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फॉर्मूला के अंदर तो 4 कूलम चार्ज है ना, क्योंकि 4 कूलम चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो ये आया, उसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो कुछ इस तरह से आ जाएगी, 1 कूलम, 1 न्यूटन पर कूलम। तो उसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, डेट इज 1 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन वैक्यूम। अब देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो स्पीड है वो वैक्यूम में पूछी हुई है, और हमें पता है कि c इज इक्वल्स टू 1 बाय रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये देखो, ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, तो इसका ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा, 1 बाय रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। Next, the electromagnetic waves propagated perpendicular to both E and B. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट करे परपेंडिकुलर टू बोथ इन बी, यानी कि बेसिकली मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपेगेशन का प्लेन है वो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड वाले प्रोपेगेशन के वेव के भी परपेंडिकुलर है, और ओनली मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपेगेशन वाले प्लेन के भी परपेंडिकुलर है। तो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल इन द डायरेक्शन ऑफ, तो कौन सी डायरेक्शन में ट्रैवल, देखो डॉट का मतलब होता है कॉस, एंड कॉस पैरेलल, मतलब यू कैन से कि उस डायरेक्शन के अंदर पैरेलल, लेकिन क्रॉस का मतलब होता है साइन, साइन परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर होता है। तो यहाँ पे फिर ई क्रॉस बी वाला ऑप्शन ही करेक्ट होएगा, क्रॉस वाला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए ना, तो ये तो दोनों इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे बी क्रॉस ई और यहाँ पे ई क्रॉस बी, तो हमें पता है कि जो फॉर्मूला होता है वो ई क्रॉस बी ही होता है। ठीक है, तो 9th का हमारे लिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए स्मॉल मेटालिक बॉल इज चार्ज पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली इन अ साइनोसॉइडल मैनर एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 10⁻⁶. The maximum charge on the ball is 10⁻⁶ coulombs, which is what is a displacement current due to this alternating current. Basically हमें displacement current की वैल्यू निकालनी है। तो देखो, हमारे पास यहाँ पे मेटालिक बॉल है, चार्ज पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली इन साइनोसॉइडल मैनर, तो मतलब यहाँ पे जो बॉल है उसका साइनोसॉइडल वाला बिहेवियर है। तो देखो, ऑसिलेटिंग चार्ज की जो इक्वेशन होती है वो होती है Q इज इक्वल्स टू Q नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना है, तो आई डी इज इक्वल टू, करंट का तो फॉर्मूला वही रहेगा ना, डी क्यू बाई डी टी। तो बस क्यू की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, डी बाई डी टी ऑफ क्यू नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, क्यू नॉट बाहर आ जाएगा। एक और चीज यहाँ पे बताइए, द मैक्सिमम चार्ज ऑन बॉल इज 10⁻⁶, मैक्सिमम चार्ज दे रखा है, तो ऑब्वियसली फिर मैक्सिमम करंट की बात करेंगे यहाँ पे। आई डी इज इक्वल्स टू क्यू नॉट डी बाई डी टी ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा क्यू नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी का जो डेरिवेटिव है कॉस ओमेगा टी एंड देन थीटा का ओमेगा, तो आई डी इज इक्वल्स टू क्यू नॉट ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। एंड हमें यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी तो वो 1 हो जाएगा, तो यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो कुछ इस तरह से आएगा, आई डी इज इक्वल्स टू क्यू नॉट ओमेगा। और यहाँ पे देखो जो वैल्यूज दे रखी है वो फ्रीक्वेंसी के अंदर दे रखी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के अंदर नहीं दे रखी है, तो ओमेगा की वैल्यू को मैं 2 पाई एफ पुट करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, अब क्या करना है, सब कुछ है हमारे पास, चार्ज ऑन द बॉल है, 2 की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू पता है, एफ की वैल्यू पता है 10⁻⁶। ठीक है, तो बस इसकी जो वैल्यू है वो पुट करो, तो इसका आंसर हमारे पास जो करंट का आंसर है वो 6.28 एम्पियर्स आएगा, तो इसका फिर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 6.28 एम्पियर्स। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिफ्लेक्ट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इनमें से कौन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डिफ्लेक्ट करेगी, एक्स रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, तो ये तीनों तो डिफ्लेक्ट नहीं करेंगी, कौन सी रेज डिफ्लेक्ट करेंगी, कैथोड रेज, क्योंकि इज अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती हैं और ये डिफ्लेक्ट करेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू, वेलोसिटी ऑफ लाइट किसकी इक्वल होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा डी, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। एक्चुअल में क्या है, ये थोड़ा यहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम है, एप्सिलॉन और म्यू नॉट इस तरह से, इनके बीच में स्लैश नहीं है,
ठीक है, क्योंकि हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, c = 1/√μ0 ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इज गिवन बाय ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर अभी लाइक हमारे यहाँ मास्टर कैडर की जो कोचिंग्स है वो अवेलेबल है, लाइक केमिस्ट्री, फिजिक्स, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी के लिए। तो अभी तक जिन लोगों ने एडमिशन नहीं लिया है वो प्लीज जाकर लें जल्दी से। एंड इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप इस पर्टिकुलर नंबर के ऊपर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आपको फ्री डेमोस चेक करने हैं तो वो भी हमारी ऐप के ऊपर अवेलेबल है। तो प्ले स्टोर में जाके टेट बजर ऐप को डाउनलोड कीजिए एंड वहां से आप हमारे ओपन लेक्चर्स भी देख सकते हैं, जो कि डेमो सेशंस है ऑब्वियसली। एंड अगर आपको हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनना है, इन ऑर्डर की आपको सारी अपने पेपर के रिगार्डिंग जो डिटेल्स हैं वो टाइम टाइम मिलती रहे, तो आपको क्या करना है, अपना नेम, आप किस पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप किस सिटी से बिलोंग करते हो, मेल और फीमेल, ये सब कुछ टाइप करके इस गिवन नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर देना है, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बना लिया जाएगा। अभी नेक्स्ट है द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड द मैग्नेटिक फील्ड बी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर। तो एज वी नो कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो परपेंडिकुलर होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है, एंड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का प्रोपेगेशन होता है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो पैरेलल टू ईच अदर, इंक्लाइंड एट 45 डिग्री, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऑपोजिट टू ईच अदर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, दैट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट है Which among the following is a form of energy? इनमें से कौन एनर्जी की फॉर्म है? तो प्रेशर, मोमेंटम, पावर, दिस इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इसका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट द राइट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है? Huygens, a contemporary of the Newton, established the wave theory of the light by assuming that light waves were transverse। तो ही हाइगन्स की वेव थ्योरी के बारे में बता रहे हैं। तो Maxwell provided a theoretical evidences that light is the transverse wave. Thomson-Young experimentally proved the wave behavior of the light and Huygens assumptions. All the statements given above correctly answer the question what is light। तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि मैक्सवेल प्रोवाइड द थ्योरेटिकल एविडेंस दैट लाइट इज ट्रांसवर्स वेव। तो मैक्सवेल ने हमें बताया था कि जो लाइट है वो ट्रांसफर नेचर की भी है। हाइगन्स ने सिर्फ वेव नेचर के बारे में बताया था ना। तो नेक्स्ट है द वेव फ्रंट ऑफ डिस्टेंट सोर्स ऑफ अननोन शेप इज अप्रोक्सीमेटली। तो अगर आप लोगों ने ये वेव फ्रंट वाला सारा टॉपिक क्लियर किया हो डायफ्रैक्शन इंटरफेरेंस के अंदर, तो वहां पे बताया गया था कि जो डिस्टेंट सोर्स है वो हमेशा प्लेन सोर्स होएगा। ठीक है, तो ना स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल, एलिप्टिकल, ये सारे जो है ऑप्शन जो है इनकरेक्ट हो जाएंगे। उसका ऑप्शन डी दैट इज अ प्लेन वेव फ्रंट हमारे पास एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास टू कोहेरेंट सोर्स लाइट ऑफ बीम्स जिसकी एक की इंटेंसिटी आई है, एक की इंटेंसिटी 4 आई है, आर सुपर इम्पोज्ड। सुपर इम्पोज के हमें क्या फाइंड आउट करना है? द मैक्सिमम एंड द मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटी इज द रिजल्टिंग बीम। हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज फाइंड आउट करनी है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है ना। तो मैक्सिमम होएगा तो प्लस होएगा, मिनिमम होएगा तो माइनस होएगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होती है, तो मैक्सिमम होएगा तो प्लस होगा, मिनिमम होएगा तो माइनस होएगा। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे बेसिकली अगर ए निकालना है तो वो रूट ऑफ I1 होएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यानी कि इंटेंसिटी एक आई है, एक 4 आई है, तो A1 ए मेरे पास एक तो रूट आई हो जाएगा और A2 मेरे पास एक रूट ऑफ 4 आई हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करो तो I मैक्सिमम इज इक्वल्स टू I रूट ऑफ I प्लस रूट ऑफ 4 आई का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे आई नहीं आएगा, आई स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि रूट का स्क्वायर है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू बी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5i प्लस ये हो जाएगा रूट से निकल के जो 4 है वो 2 बन जाएगा, तो ये 4 एंड रूट ऑफ I इंटू आई विच इज आई, तो 5i प्लस 4i इज इक्वल टू 9i। ठीक है, तो 9i आ गया मैक्सिमम वाला। तो देखो अब यहाँ पे 9i वाले दो ऑप्शन है, तो सी एंड डी तो इनकरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम आई मिनिमम वाला चेक करते हैं। आई मिनिमम इज इक्वल्स टू रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 का, सॉरी यहाँ पे 4i है,
रूट आई माइनस रूट ऑफ 4i का होल स्क्वायर, माइनस के अंदर है तो बस ये हो जाएगा आई प्लस 4i माइनस ऑफ, इनको सॉल्व करके मेरे पास आया था 4i, माइनस ऑफ 4i, तो 4i से 4i कैंसर, तो ये मेरे पास आ गया i। ठीक है, तो मिनिमम क्या आ गया आई, तो फिर इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 9i एंड i। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वी कैन ऑब्टेन पोलराइज लाइट विद द हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। पोलराइज लाइट हम इनमें से कौन से इंस्ट्रूमेंट में से ले सकते हैं, निकोल प्रिज्म, बाई प्रिज्म, पोलराइमीटर, नन ऑफ अबव। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, निकोल प्रिज्म हमें पोलराइज्ड लाइट देता है। ठीक है, नेक्स्ट है, at what angle of incidence will the light reflected from a glass is 1.5 be completely polarized। तो वो कह रहे हैं कि कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंट ऐसा हम लें कि जो लाइट है ग्लास से रिफ्लेक्ट की है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 दे रखा है, कैन बी कंप्लीटली पोलराइज्ड, वो कंप्लीटली पोलराइज्ड हुए। तो यानी कि यहाँ पे बेसिकली हमें वो एंगल ऑफ इंसिडेंट निकालना है। बेसिकली यहाँ पे ब्रिविस्टर एंगल वाली ऑप्शंस की बात की जा रही है। तो देखो बस फॉर्मूला लगा दो, tan आई पी इज इक्वल टू म्यू, या म्यू इज इक्वल tan आई पी, म्यू 1.5 दे रखा है तो हमें निकालना है आई पी। तो tan आई पी इज इक्वल टू 1.5, आई पी इज इक्वल टू tan इनवर्स 1.5। तो tan इनवर्स 1.5 की वैल्यू तो वो होती है 56.3, तो आई पी यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 56.3 डिग्रीज। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी करेक्ट हो जाएगा, 56.3 डिग्रीज। ठीक है, नेक्स्ट है, when exposed to sunlight thin films of oil and water often exhibit brilliant colors due to the phenomena of, किस फिनोमिना की वजह से हमारे पास जो थिन फिल्म ऑफ ऑयल है उनके ऊपर कलर शो हो रहा होता है। तो डायफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन तो नहीं, नहीं डिस्पर्जन की वजह से, तो डायफ्रैक्शन इंटरफेयर में से इंटरफेरेंस वाला फिनोमिना। ठीक है, तो इंटरफेरेंस वाले फिनोमिना के अंदर ही अगर हम ऑयल, इंटरफेरेंस वाला फिनोमिना शो होता है अगर हम थिन फिल्म्स ऑफ ऑयल्स को वाटर के ऊपर अगर रखें, या फिर कई बार होता है ना बारिश वाले मौसम के अंदर लाइक ऑयल की थिन फिल्म होती है वाटर के ऊपर जब एग्जिट करती है तो हमें सॉइल के ऊपर जो है वो बेसिकली लाइक पैटर्न सा दिखाई देता है रेनबो कलर का, है ना, या फिर कुछ सर्टेन कलर्स का, तो वो इंटरफेरेंस की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसके अंदर क्या बता रखा है, रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स इज 9:1। इंटेंसिटीज की रेशियो दे रखी है 9:1। इफ दीज वेव्स आर सुपर इम्पोज्ड, अगर ये वेव जो है सुपर इम्पोज्ड करें तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। हमें मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटीज की रेशियो फाइंड आउट करनी है बेसिकली। ठीक है, तो यानी कि आई मैक्स टू आई मिनिमम, मैक्सिमम यानी कि A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बस अब अगर हमें A1 A2 पता चल जाए तो हम आई मैक्स टू आई मिनिमम निकाल सकते हैं। तो देखो रेशियो द इंटेंसिटी ऑफ वेव्स 9:1, तो यानी कि I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, A1 स्क्वायर, एंड I2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A2 स्क्वायर। ठीक है, तो बस यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेंगे A1 एंड A2। तो यानी कि 9 इज इक्वल्स टू A1 एंड A1 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 9 विच इज इक्वल्स टू 3 एंड A2 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, A1 हमारे पास 3 है, A2 हमारे पास 1 है, तो बस यहाँ पे पुट करो 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 प्लस 1 इज 4, 3 माइनस 1 इज 2, 4/2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 2 आर 4, 2/1 एंड इसका होल स्क्वायर एंड 4/1 विच इज 4:1। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 4:1। ठीक है, नेक्स्ट है, इंटरफेरेंस अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स, इनमें से कौन सी वेव्स में जो है इंटरफेरेंस अकर होती है। तो लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, या ऑल ऑफ दिस। तो देखो इंटरफेरेंस वाला जो फिनोमेना है, पोलराइजेशन वाले फिनोमेना में स्पेसिफिक वेव के बारे में बताया था। ठीक है, लेकिन इंटरफेरेंस वाला फिनोमेना तो वेव नेचर को बताता है लाइट के, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। सभी के अंदर ही हमारे पास जो है इंटरफेरेंस हो जाती है, सभी वेव्स के अंदर ही, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, when the ordinary light is made incident on a quarter wave plate, the emergent light is, जो क्वार्टर वेव प्लेट है वो λ/4 का पाई डिफरेंस जो है देती है हमें, तो फेज डिफरेंस देती है। तो इसमें से वो कह रहे हैं कि कौन सी जो लाइट है वो निकलेगी, λ/4 का फेज डिफरेंस आ जाएगा। तो लीनियरली, सर्कुलरली पोलराइज्ड, एलिप्टिकली पोलराइज या अनपोलराइज, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, दैट इज अनपोलराइज लाइट, क्योंकि जो क्वार्टर वेव प्लेट है वो λ/4 का उसके अंदर हमें फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस दे रही है। तो अगर λ/4 का है तो अनपोलराइज लाइट होगी फिर वो।
नेक्स्ट है, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्री पार्टिकल डबल, अगर फ्री पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी अगर मैं उसको डबल कर दूं तो इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ चेंजेस बाय द फैक्टर। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ किस तरह से चेंज हो जाएगी? तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी के अंदर क्या डिफरेंस मतलब है? फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाय रूट ऑफ 2me, वेयर इज अ काइनेटिक एनर्जी, तो मैं यहाँ पे इसको k से लिख रही हूँ, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि अगर काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दिया जाए, इस तरह से मैंने काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दिया, ठीक है। मतलब अब मेरे पास जो नई वेवलेंथ है वो ये आई ना, लैम्डा प्राइम इज इक्वल्स टू h बाय रूट ऑफ 2m k, या यू कैन से कि 2m इंटू 2 के भी लिख सकते हैं। इस वजह से मैं इसको इस तरह से इस वजह से लिख रही हूँ ताकि हम इजीली सॉल्व कर पाए। 2m इंटू 2k, अब देखो h बाय रूट ऑफ 2m के, h बाय रूट ऑफ 2m और ये वाला k, ठीक है, ये सारे पुराने वाले लैम्डास हैं। तो लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू 1 बाय रूट 2 ऑफ लैम्डा, ठीक है, ये तो पुराना वाला लैम्डा है। तो जो नए वाला लैम्डा है फिर वो इसकी जो डी ब्लॉक वेवलेंथ है वो कौन से फैक्टर चेंज हो जाएगी? 1 बाय रूट 2 वाले फैक्टर चेंज हो जाएगी। तो फिर उसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, दैट इज 1 बाय रूट 2, ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट है हमारे पास, द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द फोटोन टू ब्रेक द कूपर पेयर इन द लेड व्हिच हैज एनर्जी ऑफ 2.73 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज डैश नैनोमीटर। बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है कि हम कितनी मैक्सिमम वेवलेंथ दे फोटोन को ताकि उसके कूपर पेयर जो है वो ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ईजी एनर्जी बैंड गैप 2.73 दे रखा है, ठीक है। हमें निकालनी है मैक्सिमम वेवलेंथ, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला लगा दो बस, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच सी बाई ई, क्योंकि हम इसको इन फॉर्म ऑफ मतलब ये पैटर्न लगा रहे हैं, इक्वल्स टू एच न्यू की जगह वो इस पैटर्न में मतलब एनर्जी वाले पैटर्न के अंदर लेके आ रहे हैं, तो ये फॉर्म लगेगा। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट करो, सी की वैल्यू पुट करो, ई की वैल्यू मेरे पास 2.73 दे रखी है, तो मेरे पास लैम्डा नैनोमीटर के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 8, इट इज 4.546 into 5 नैनोमीटर, ठीक है। बस इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अभी इस प्रैक्टिस सेट तो हमारा यहीं पे एंड हो रहा है, लेकिन अभी लाइक आप हमें टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को भी प्लीज़ लाइक करिए। तो इन ऑर्डर कि अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो लाइक आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी रिगार्डिंग योर एग्जाम्स। तो एंड जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल के ऊपर नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सो या थैंक यू सो मच।